चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। तुर्की और सीरिया में आए भीषण भूकंप के चलते 15,500 से अधिक लोगों की मौत हो गई। वहीं संकट की घड़ी में भारत सरकार ने तुर्की की ओर मदद का हाथ बढ़ाया है। भारत की तरफ से ऑपरेशन दोस्त के तहत इस अभियान को मानवता के आधार पर चलाया जा रहा है। भारत सरकार की तरफ से न केवल तुर्की को मेडिकल मदद मुहैया कराई जा रही है, बल्कि खुद एनडीआरएफ के तीनों टीमों को राहत बचाव के लिए भेजा गया है। वहीं पाकिस्तान को दोस्त मानने वाला तुर्की शहबाज शरीफ सरकार की तरफ से मदद के नाम पर कुछ भी नहीं पा सका है। हालांकि पाकिस्तान ने एक छोटी मदद की है, जो इस वक्त तुर्की के लिए ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही तुर्की ने पाकिस्तान को लताड़ लगाते हुए कहा कि हमारे यहां आने की जरूरत नहीं है, हम बचाव और राहत कार्यों में व्यस्त हैं। वहीं भारतीय सेना ने लोगों की मदद के लिए आर्मी का फील्ड अस्पताल भी तुर्की के हेते शहर में सेट किया है। यहां पर भूकंप से चोटिल लोगों का इलाज किया जा रहा है। और वहीं विदेश राज्य मंत्री ने कहा है कि भारत तुर्की के लोगों की हर संभव मदद के लिए तैयार है। तुर्की सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप के चलते अब तक 15,500 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे लोगों के लिए कंपा देने वाली ठंड चुनौती बनी हुई है। मृतकों और घायलों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तुर्की सीरिया में आए इस विनाशकारी भूकंप को देखते हुए भारत सहित कई देशों ने मदद का हाथ बढ़ाया है। वहीं ताइवान के राष्ट्रपति कार्यालय ने गुरुवार को कहा कि राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन और उपराष्ट्रपति विलियम लाई तुर्की के भूकंप राहत प्रयासों के लिए 1 महीने का वेतन दान करेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 10 फरवरी को उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की यात्रा पर हैं। यहां पीएम मोदी कई परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी कल शुक्रवार को 10 बजे लखनऊ में उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। पीएम के आगमन से पहले यूपी सरकार ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। इसके अलावा पीएम मोदी कल दोपहर 2:45 पर मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस में 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इससे महाराष्ट्र में महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों से रेल संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री 2 सड़क परियोजनाओं सांता क्रूज चैम्बूर लिंक रोड और कुरार अंडरपास परियोजनाओं को भी देश को समर्पित करेंगे। इसके बाद शाम करीब 4:30 बजे मुंबई में अलजामिया तुस्सैफियाई के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे। बता दें कि यूपी वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 10 से 12 फरवरी 2023 तक निर्धारित है। यह उत्तर प्रदेश सरकार का प्रमुख निवेश शिखर सम्मेलन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी गुरुवार को राज्यसभा में दोपहर 2 बजे राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देंगे। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस कल यानी बुधवार को खत्म हो गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बजट सत्र के पहले दिन 31 जनवरी को लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने दोनों सदनों को अपना दूरदर्शी संबोधन में देश को नई दिशा दी। उनके संबोधन ने भारत की नारी शक्ति को प्रेरित किया और उनमें गर्व की भावना पैदा करते हुए भारत के आदिवासी समुदायों के आत्मविश्वास को बढ़ावा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार द्वारा किए गए कार्यों के बारे में भी बात की और कहा कि वैश्विक स्तर पर भारत के प्रति सकारात्मकता उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में 2 दिवसीय दौरे पर आए हैं, जहां पर अपने दौरे के दूसरे दिन भी सीएम योगी ने विरोधी दलों पर जमकर हमला बोला। यहां पहुंचने के बाद सीएम योगी ने लोगों से बातचीत की और जनसभा को संबोधित किया। सीएम ने इस दौरान यहाँ के 3 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा प्रत्याशियों के लिए समर्थन जुटाने का काम किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विरोधी दलों पर तंज कसते हुए कहा कि यहाँ पर जितने भी विकास कार्य हुए हैं वो योगी सरकार ने ही किए हैं। कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने तो त्रिपुरा को विकास से वंचित रखा है। बता दें कि त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में 2 दिवसीय दौरे पर आए सीएम योगी 3 जनसभाओं में भाजपा के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगने और जनता को उन्हें समर्थन देने की अपील करने पहुंचे। उत्तर प्रदेश में दुष्कर्म के एक आरोपी को कोर्ट ने कड़ी सजा सुनाई है। गौतम बुद्ध नगर जनपद की एक अदालत ने 3 साल की एक बच्ची से दुष्कर्म करने के जुर्म में आरोपी को 20 साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 40,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दुष्कर्म की यह घटना साल 2020 की है, जहां ट्यूशन पढ़ने आई मासूम को आरोपी ने अपनी छत पर ले जाकर दुष्कर्म किया था।
अपर सत्र विशेष न्यायाधीश चंद्रमोहन श्रीवास्तव की अदालत ने 11 गवाहों की गवाही और साक्ष्यों के आधार पर सागर को दोषी मानते हुए उसे 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। जेपी भाटी ने बताया कि अदालत ने आरोपी पर 40,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है और जुर्माना न भरने पर उसे 6 माह की अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। ईडी ने दिल्ली की आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन के मामले में विज्ञापन के पेशे से जुड़े राजेश जोशी को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जोशी को मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। गोवा विधानसभा चुनाव में कथित तौर पर रिश्वत लेने देने के संबंध में उनकी भूमिका की जांच की जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने मामले में दाखिल किए अपने दूसरे आरोप पत्र में दावा किया है कि दिल्ली की अब रद्द कर दी गई आबकारी नीति में कथित रूप से ली गई 100 करोड़ रुपए की रिश्वत के एक हिस्से का इस्तेमाल 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के अभियान में किया गया। ईडी इस मामले में अब तक जोशी सहित 8 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इस मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और ईडी ने अपनी शिकायत में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और सरकार के कई अन्य आबकारी अधिकारियों को आरोपी बनाया है। पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में बनी सरकार द्वारा पूर्व मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर शुरू की गई जांच में कई केस दर्ज किए गए हैं। बताया जा रहा है कि भगवंत मान सरकार ने विजिलेंस ब्यूरो को पूर्व मंत्रियों में कुछ अधिकारियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति बनाने के 15 अन्य मामलों पर भी जांच करने के निर्देश दिए हैं। सरकारी हलकों का मानना है कि विजिलेंस ब्यूरो ने जहां पूर्व मंत्री डॉक्टर साधु सिंह धर्मसोत के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति बनाने के मामले को लेकर नया केस दर्ज किया है, वहीं अन्य केसों के वेरिफिकेशन के लिए भी विजिलेंस ब्यूरो द्वारा जांच शुरू कर दी गई है। इन सभी मामलों में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ब्यूरो को मेरिट के आधार पर काम करने के लिए कहा है। भगवंत मान सरकार अब तक पूर्व मंत्रियों भारत भूषण आशु, सुंदर श्याम अरोड़ा सहित कईयों के खिलाफ केस दर्ज कर चुकी है और इन मामलों में उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है, परंतु साधु सिंह धर्मसोत की 2 केसों में गिरफ्तारियां हुई हैं। यह भी कहा जा रहा है कि कुछ पूर्व अकाली मंत्रियों के खिलाफ भी वेरिफिकेशन का काम जारी है। 14 फरवरी को पूरी दुनिया पर वैलेंटाइंस डे का खुमार रहता है। इस दिन प्रेमी जोड़े एक दूसरे से प्रेम का इजहार करते हैं। पूरी दुनिया के साथ साथ भारत में भी लोग इसे लेकर बहुत उत्साहित रहते हैं, लेकिन भारत में अब इस दिन को खास तरीके से मनाया जाएगा। खबर है कि गौ माता को सम्मान देने के लिए इस दिन को काउ हग डे के रूप में मनाया जाएगा, यानी इस दिन को गाय को गले लगाने के दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की तरफ से एक अपील की गई है। पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्य पालन विभाग के निर्देश पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से यह अपील जारी हुई है। इसमें देश में गाय प्रेमियों से 14 फरवरी को काउ हग डे के रूप में मनाने की अपील की गई है। यह देखते हुए कि समय के साथ पश्चिमी संस्कृति के कारण वैदिक परंपराएं लगभग विलुप्त होने के कगार पर हैं, इसलिए 14 फरवरी को काउ हग डे के रूप में मनाने की अपील की जा रही है। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां एक रोडवेज बस ने होंडा मोटर कंपनी के 7 कर्मचारियों को कुचल दिया, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इसके अलावा 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जिले के थाना बादलपुर क्षेत्र में स्थित होंडा मोटर कंपनी के कर्मचारी ऑफिस जा रहे थे, तभी अनियंत्रित रोडवेज बस ने उन्हें शिकार बनाया। इसमें 4 कर्मचारियों की तो मौके पर ही मौत हो गई, 3 गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी गंभीर हालत को देखते हुए दिल्ली के हायर सेंटर में उन्हें रेफर किया गया। ग्रेटर नोएडा पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।